Hello student, today I will teach you use of there. आज हम there का प्रयोग पढ़ेंगे। इसे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। there प्लस टू बी प्लस नाउन या कोई नाउन फ्रेज हो सकता है। जब सब्जेक्ट के बाद या किसी नाउन के बाद हैं, हूं, थे, थी ऐसे शब्द आते हैं तो उसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो देयर के प्रयोग के साथ करते हैं। जब किसी नाउन के पास नाउन के बाद ऑब्जेक्ट के बाद हैं, हूं, था, थी, थे आता है तो ऐसे सेंटेंस को हम देयर का प्रयोग करके बनाते हैं। और दूसरी अवस्था होती है जब किसी व्यक्ति के होने या न होने का भाव प्रकट होता है सेंटेंस में कि व्यक्ति है कि नहीं है। उसके प्रेजेंस की बात होती है, उसकी उपस्थिति की जब बात की जाती है तो वहां पर भी हम देयर का प्रयोग करते हैं ट्रांसलेट करते समय या इंग्लिश के सेंटेंस बनाते समय। तो यहाँ पे हम ट्रांसलेशन ही पढ़ रहे हैं तो ट्रांसलेशन के बारे में ही जानेंगे। तो देखिए किस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। हम इसमें आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। जैसे एक सेंटेंस आप यहाँ पे देखिए, मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं। एक सिंपल ट्रांसलेशन है, स्टेप में हमारा स्टार्ट हो रहा है। मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं तो इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे, देयर आर 31 days in the month of March. There are 31 days in the month of March. इस तरह से इसका ट्रांसलेशन बनेगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए दिन के बाद क्या है, यहाँ पे हैं आ गया, होते हैं आ गया। अब दूसरा सेंटेंस हम निगेटिव फॉर्म में देखते हैं, लैंप में तेल नहीं है या दीपक में तेल नहीं है। इस तरह का ट्रांसलेशन आपको बार बार पूछा जाता है तो इसका हो जाएगा, देयर इज नो ऑयल इन द लैंप। देयर इज नो ऑयल इन द लैंप। इस तरह से निगेटिव में बनता है। थर्ड फॉर्म देखते हैं, तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। अक्सर आपसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। इसको देखें, कितने, यहाँ पे कितने के लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम कितने के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए इसके लिए हमने आर का प्रयोग किया है। अब ये नहीं है कि जो वर्ब का हम प्रयोग करेंगे तो देयर के अनुसार या सब्जेक्ट के स्थान पर रखा हुआ इसके अनुसार करेंगे, नहीं। जो उसमें नाउन प्रयोग किया गया होगा उसके अनुसार हम देयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नाउन स्टूडेंट्स है इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किए हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑयल है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके लिए हमने इसका प्रयोग किया है। अब इसमें डेज दिया गया है इसलिए इसके लिए हमने यहाँ पे आर का प्रयोग किया है, प्लूरल नंबर है। तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है।
अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। क्या मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है? क्या मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है? इसका हम देखते हैं, कोई नहीं है, स्टार्ट होगा इज देयर nobody to help me? Is there nobody to help me? इस तरह से इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पे is there nobody to help me, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम अगले टर्म में चलते हैं। यूज ऑफ इट, इम्पर्सनल सब्जेक्ट। इट को हम एक तरह से इम्पर्सनल सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। इनका प्रयोग अक्सर वहां किया जाता है जहां पे मौसम की बात होती है, टाइम की बात होती है, और छोटे मोटे इवेंट्स की बात अगर होती है तो वहां पे हम इट का प्रयोग करते हैं। और इट का प्रयोग हम इस तरह से तीन नियम के आधार पे करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस वेयर वी यूज इट एज द बिगिनिंग ऑफ सब्जेक्ट, एज द यू मे से लाइक द सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग यहाँ पे करते हैं। पहला फंक्शन है यहाँ पे इट बी प्लस एडजेक्टिव इन्फिनिटिव। पहला फंक्शन या रूल या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसका हम किस तरह से वाक्य में प्रयोग करते हैं इसे हम देखेंगे। पहला सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं हम, पहाड़ी पर चढ़ना कठिन है। पहाड़ी पर चढ़ना कठिन है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब ऑन द क्लिफ। छोटी पहाड़ी कर सकते हैं इसको, पहाड़ी पर चढ़ना कठिन है। तो यहाँ पे फंक्शन आप देखेंगे इट बी इज एडजेक्टिव डिफिकल्ट इन्फिनिटिव टू क्लाइंब। इस तरह से यहाँ पे यह फंक्शन दिया गया है। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसमें हम पाएंगे इट बी जेरेंडियल फ्रेश। वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। इट इज नो बेनिफिट ऑफ गोइंग देयर। इट इज नो बेनिफिट ऑफ गोइंग देयर। तो यहाँ पे ऑफ गोइंग देयर हो गया जेरेंडियल फ्रेज। इस तरह से हम जेरन का यूज किए। अब तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, आज बहुत ठंड है। इसमें हम यूज करेंगे इट प्लस बी प्लस नाउन वर्ब टू बी। आज बहुत ठंड है, तो इसका हो जाएगा
वेरी कोल्ड टुडे। ठीक है, यहाँ पे बी के बाद नाउन का प्रयोग कर दिया गया। तो इस तरह से इसके 3 फंक्शन हैं जहां पर हम इसका यूज देखते हैं। अब और इसके और यूज देखेंगे जहां पे हम टाइम या मौसम वेदर की बात करते हैं। तो हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में टाइम की बात की गई हो तो हम वहां पे किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। मेरी घड़ी में अब 4 बजे हैं, तो इसका हो जाएगा इट इज नाउ 4 o'clock in my watch। It is now 4 o'clock in my watch। अगर डे की बात की जाए, आज सोमवार है, तो इसका हो जाएगा इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। इस तरह से हो जाएगा। डे की बात आएगी तो ईयर का भी प्रयोग किया जाता है इसमें, टाइम डे ईयर। ईयर का यूज देखते हैं। 1947 की बात है जब हम स्वतंत्र हुए। इट वॉज द टाइम ऑफ (1947) when we became independent। When we became independent, या इसका इट वॉज 1947 ऐसे भी लिख सकते हैं। इट वॉज द टाइम ऑफ 1947 व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट। इस तरह से हो गया। अगर वेदर की बात आती है, मौसम की बात, तो वहां पर हम किस तरह बनाएंगे। घर के बाहर अंधेरा था, इसका हो जाएगा इट वॉज डार्क आउटसाइड। इट वॉज डार्क आउटसाइड। ठीक है, घर के बाहर अंधेरा था, इट वॉज डार्क आउटसाइड। यूज ऑफ इट दिस। इट और दिस का प्रयोग, कभी कभी इट और दिस के प्रयोग में हम भ्रमित हो जाते हैं कि कहाँ पे इट का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर दिस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस भ्रम को दूर करेंगे और इसको हम समझ सकेंगे कि कहाँ पे इट का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर दिस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। इट का प्रयोग केवल प्रोनाउन के रूप में किया जाता है सिंगुलर नंबर में, और प्लूरल में इसका दे होता है। इट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में और दे उसका प्लूरल होता है। इस तरह से यूज हम करते हैं। लेकिन वहीं पे दिस का प्रयोग, यह भी प्रोनाउन होता है, लेकिन इसे हम प्रोनाउन के रूप में, डिटरमाइनर के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, क्वालिफायर के रूप में, इस सारे रूप में उसको कर सकते हैं, लेकिन इट को नहीं कर सकते हैं। इट का प्रयोग मौसम, वेदर, मंथ, टाइम, कंडीशन, इन सारी अवस्थाओं में किया जाता है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि इट का प्रयोग कहाँ किया गया और दिस का प्रयोग कहाँ किया गया। जैसे वर्षा हो रही है, इसका हो जाएगा इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। बहुत देर हो गई, इट इज
टू लेट। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग किया गया है। अब हम दिस का प्रयोग देखते हैं। यह मेरा मित्र है, दिस इज माई फ्रेंड। इसको हम यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। इसे अगर हम एडजेक्टिव या डिटरमाइनर के रूप में प्रयोग करना चाहें तो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? दिस फ्रेंड इज माइन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस फ्रेंड इज माइन। दिस फ्रेंड इज माइन। अब यहाँ पे दिस एक तरह से क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया, डिटरमाइनर हो गया। ठीक है, फ्रेंड यहाँ पे हेड वर्ड हो गया और दिस उसके पहले डिटरमाइनर हो गया। तो इस रूप में भी दिस का प्रयोग हम कर दिए। अब हम एक सेंटेंस और देखते हैं। यह अमेरिका की आवाज है। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, दिस इज वॉइस ऑफ अमेरिका। इसको भी हम एडजेक्टिव या डिटरमाइनर के रूप में कर सकते हैं, दिस वॉइस इज अमेरिका। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, दिस वॉइस ऑफ अमेरिका। इस तरह दिस वॉइस इज ऑफ अमेरिका, इस तरह से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो के इस पार्ट में आपने पढ़ा यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर and different between it and this. So it is very important video and basic structure of your translation. If you watch it carefully and try to understand, you will get very good information from it and it is very beneficial for you. Thank you.